Hello students, in the previous video we have learned about principles of network applications, its architecture, process communicating and about sockets. So today we are going to learn about the topics addressing processes, transport services available to applications, transport services provided by the internet applications and about the web and HTTP. So let's start with the addressing processes. सपोज़ हमको कोई लेटर पोस्ट करना होता है किसी जगह पे, तो हमें जहाँ पे लेटर पोस्ट करना है उसका एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। सो एड्रेस के बिना हम लेटर पोस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर प्रोसेस चल रही है तो उसमें एक होस्ट है जो पैकेट सेंड करता है और दूसरे होस्ट को जो भी पैकेट है वो रिसीव करता है, तो उसका भी एड्रेस होना चाहिए। मीन्स इन ऑर्डर फॉर अ प्रोसेस रनिंग ऑन वन होस्ट टू सेंड पैकेट्स टू द प्रोसेस रनिंग ऑन द अनदर होस्ट, सो रिसीविंग प्रोसेस नीड्स टू हैव एन एड्रेस। सो रिसीविंग प्रोसेस जो प्रोसेस रिसीव हो रही है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट। सो वन इज़ द एड्रेस ऑफ द होस्ट, मीन्स होस्ट का एड्रेस, दोनों होस्ट का एड्रेस, सेंडर होस्ट का एड्रेस एंड रिसीवर होस्ट का एड्रेस। एंड सेकंड वन इज एन आइडेंटिफायर दैट स्पेसिफाइज द रिसीविंग प्रोसेस इन द डेस्टिनेशन होस्ट। मीन्स एक आइडेंटिफायर होता है, वो जो भी रिसीविंग प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस रिसीव होती है डेस्टिनेशन होस्ट पे, उसको आइडेंटिफाई करता है, मीन्स उसको स्पेसिफाई करता है। सो इंटरनेट पे जो भी होस्ट है, जो भी मशीन्स होते हैं, वो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं। हर एक मशीन मीन्स होस्ट का अपना आईपी एड्रेस होता है, जो हर एक होस्ट का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। आईपी एड्रेस की साइज़ 32 बिट की होती है। जहाँ पे मैसेज पहुँचाना है, मीन्स जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसका एड्रेस जानने के लिए प्रोसेस सेंड हो रही होती है, मीन्स रिसीविंग प्रोसेस का एड्रेस पता होना चाहिए हमें, जो कि होस्ट पे रन हो रही होती है। सो हमें पता है कि सॉकेट क्या है। सॉकेट एक मीडिएटर है, मीन्स जहाँ से पैकेट्स सेंड हो गए वो एक दरवाज़ा है, और वो दरवाजे से होके जो भी पैकेट्स है वो प्रोसेस में एंटर हो गए। हमें पता है कि हमने आगे वीडियो में देखा था कि सॉकेट एक डोर है, घर का दरवाज़ा है, और प्रोसेस क्या है, एक घर है। तो हमें प्रोसेस जो मैसेज रिसीव करने वाली है उसका एड्रेस पता होना चाहिए, बिकॉज एक होस्ट पे दूसरी काफ़ी सारी नेटवर्क एप्लीकेशंस रन हो रही होती है एक साथ। सो कौन से एड्रेस पे मैसेज मीन्स पैकेट डिलीवर करने हैं, उसके लिए हमको आईपी एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू एप्लीकेशंस. So before going to this topic, first we recall about the socket. So socket is the interface between the application process and the transport layer protocol. So हमने आगे देखा था कि socket एक डोर है, घर का दरवाज़ा है, एंड प्रोसेस एक घर है। So जब एप्लीकेशन लेयर में से मैसेज पास होता है थ्रू द सॉकेट, जब एप्लीकेशन लेयर में से मैसेज सॉकेट से होकर पास होता है टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, मीन्स एप्लीकेशन लेयर में से मैसेज सॉकेट के थ्रू, सॉकेट में से पास होकर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो कि डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाता है। सो एप्लीकेशन लेयर में से मैसेज सॉकेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है। वो कहाँ से जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के सॉकेट में से होकर जाता है। सो क्या होता है, हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट लेयर चूज़ करना पड़ता है। देयर आर फ्यू अवेलेबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तो डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल चूज़ करें, और ऐसा प्रोटोकॉल चूज़ करें कि जो हम एप्लीकेशन बनाने के लिए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो एप्लीकेशन की वो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स से मैच हो सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर अहमदाबाद से दिल्ली जाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं ट्रेन से जा सकती हूँ और बाय प्लेन से भी जा सकती हूँ। अगर ट्रेन से जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा दिल्ली पहुँचने में, और अगर मैं प्लेन से गई तो कम टाइम लगेगा। सो मुझे चूज़ करना होगा कि मैं बाय ट्रेन से जाऊँ या फिर बाय एरोप्लेन से। सो वी कैन क्लासीफाई द पॉसिबल सर्विसेज along 4 dimensions.
First is reliable data transfer, second is throughput, third is timing, and fourth one is security. So let's understand this all in the details. So first parameter is reliable data transfer. We take an example to understand it. Some of the applications like email, file transfer, financial applications, for example banking transactions, it requires 100% reliable data transfer. So other applications जो है like audio transfer, it can tolerate some loss. Like so suppose मैं मेल सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ like Gmail, Yahoo Mail और या फिर Microsoft का Outlook.com. सो उसमें क्या है कि हम कंप्लीट मेल रिसीव करते हैं, पूरा मेल रिसीव करते हैं, उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता. सो इट इज़ 100% डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस. एक और एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग का. इसमें भी क्या होता है कि डेटा 100% ट्रांसफ़र होता है. हम एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें 100% रिलायबिलिटी होनी चाहिए. वी नीड गारंटेड डेटा ट्रांसफ़र इन दिस केस. सो ये जो ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है उसमें हमें 100% गारंटी चाहिए होती है, विच इज़ सेंड बाय वन end of the application and deliver it is correctly and completely to the other end of the application. So bank services provide internet banking. तो ये जो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो हमको गारंटेड डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो अगर ट्रांजैक्शन के टाइम डेटा लॉस होता है मीन्स ट्रांजैक्शन फेल होता है, सो जब हम इस टाइप की इंटरनेट बैंकिंग वाली एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो हमको 100% रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र फैसिलिटी चाहिए होती है. सो दिस गारंटेड डेटा डिलीवरी सर्विसेज इज़ नोन एज रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र. सो इन केस अगर डेटा लॉस होता है सो उसमें हमको 100% अगर 100% डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, so we can say that some of the applications are considered as a loss tolerant applications. For example audio and video. In that case it is a real time media. उसमें कभी हमको कुछ ब्लर दिखता है, लाइक वीडियो में कभी हमको कुछ ब्लर दिखता है, राइट. सो उसमें so it is tolerant some of the loss of the data. Now the next parameter is throughput. So some of the applications required at least amount of throughput so it can be effective. Throughput means the amount of work done in a certain period of time. कोई काम करने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम के रेट को थ्रूपुट कहते हैं. सपोज दो प्रोसेस है जो नेटवर्क में चल रही है, तो एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को जो बिट्स सेंड करती है और वो प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को बिट्स सेंड करने में जो भी टाइम लेती है उसका रेट जो है वो है थ्रूपुट. सो काफ़ी सारे दूसरे सेशंस भी उस टाइम पे चल रहे होते हैं तो बैंडविड्थ भी सेशन के साथ शेयर होती है और उसके साथ थ्रूपुट भी बढ़ता है. सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल गारंटेड थ्रूपुट रेट. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, वो गारंटेड थ्रूपुट रेट प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट टेलीफोनी एप्लीकेशंस है, सपोज स्काइप है और वो 32 kbps की स्पीड से जो है वॉइस एनकोड करता है, तो उस टाइम डेटा डिलीवरी से लेकर डेटा रिसीव होने तक की स्पीड सेम होनी चाहिए. अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हमें ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर थ्रूपुट प्रोवाइड नहीं करता है तो रिसीवर साइड लेस थ्रूपुट मीन्स लेस कोडिंग रेट हो जाएगा. Applications that have throughput requirements are said to be bandwidth sensitive applications. For example, मैं स्काइप यूज़ कर रही हूँ और किसी एक पर्सन के साथ बात कर रही हूँ स्काइप पे. सो अगर उस टाइम डेटा लॉस होता है तो वो बाद में एडजस्ट हो सकता है. सो हम कह सकते हैं कि ये बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशन है. This type of the application is elastic application and it is used as much or as little throughput as happens to be available. So transport protocol ensure करता है कि जो भी throughput है वो r bits per second के फॉर्म में हो. Next is timing.
Some of the applications like internet, telephony or interactive games means multiplayer games require low delay, so it will give effective outputs. सपोज मैं काउंटर स्ट्राइक गेम है वो खेल रही हूँ जो कि एक मल्टीप्लेयर गेम है और डिले हाई है, तो इफ़ेक्टिव नहीं है ये गेम। बट अगर डिले लो होगा तो ये इफ़ेक्टिव गेम होगा, क्योंकि डेटा लोड फटाफट हो रहा है, सो डेटा लोड होने में डिले नहीं हो रहा। सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टाइमिंग गारंटी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सो सेंडिंग साइड से मैसेज को रिसीविंग साइड पे सेंड करने तक हमको डेटा, जो भी डेटा है, जो भी मैसेजेस है वो इंक्रिप्ट करने पड़ते हैं, और वी कैन से दैट रिसीविंग साइड पे वो डेटा डिक्रिप्ट करना पड़ता है। सेंडर डेटा सेंड करता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और रिसीवर जो भी डेटा रिसीव करता है सेंडर के साइड से वो उसके पहले डिक्रिप्ट होता है। ठीक है। So we can say that in the sending host, a transport protocol can encrypt all data transmitted by the sending process, and at the receiving host, the transport layer protocol can be decrypt the data before delivering the data to the receiving process. These are the services parameters which are helpful to choose a protocol to develop internet application. Now let's understand about the transport services provided by the internet. So TCP and UDP are the transport layer protocols. So let's see about it. TCP services. TCP stands for the Transport Control Protocol, and UDP services. So UDP stands for the User Datagram Protocol. So now let's understand each of the services. TCP is a connection oriented, मीन्स सेटअप होना चाहिए क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस के बीच में। TCP में पहले से ही कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है। इन UDP सर्विसेज इट इज़ अ कनेक्शन लेस, मीन्स प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कोई भी कनेक्शन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में नहीं होता है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिफोर टू प्रोसेसेस स्टार्ट टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, मीन्स सेंडिंग प्रोसेस है और रिसीविंग प्रोसेस है वो कोई भी एरर के बिना प्रॉपर ऑर्डर में होती है। जो भी डेटा होता है वो प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में रिसीवर साइड पे सेंड होता है। और इन UDP डेटा ट्रांसफर इज रिलायबल बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस। In TCP services, it provides control to sender when network is overloaded. It provides control between sender and receiver. The sender can control when the network is overloaded. And also TCP services does not provide a throughput guarantee, means the throughput is least, means some of the data may lose. So it is unreliable data transfer. So it required 100% throughput. So it is not preferred in a real-time applications. In UDP services, it does not provide any congestion control mechanism. So the reliability not provided by the UDP services, and also flow control, throughput and security, which is not provided by UDP services. So it is used in real-time applications. Now, popular internet applications with their application layer and their underlying protocol. So first is email, in which Gmail, Yahoo Mail and Outlook Mail, ये सब जो एप्लीकेशंस है ये सब एप्लीकेशन लेयर के SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की TCP सर्विस यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ रिमोट टर्मिनल एक्सेस लाइक टीम व्यूअर, तो वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और TCP सर्विस यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट इज़ वेब, फॉर एग्जांपल www.gtu.sc.in. So this web used HTTP protocol of application layer protocol, and it used TCP services of transport protocol. Now next is file transfer. It uses file transfer protocol of application layer protocol and TCP protocol of transport protocol.
Next is streaming multimedia. In this streaming any media like YouTube, it use HTTP protocol of YouTube and RTP of application layer protocol, and it is used TCP or UDP services of transport protocol. Now internet telephony, its example is Skype. It use SIP and RTP protocol of application layer protocol, and typically it is used UDP of transport layer services. So ये जो एप्लीकेशंस है, ईमेल, रिमोट टर्मिनल एक्सेस, वेब एंड फाइल ट्रांसफ़र, वो नो लॉस एंड इलास्टिक बैंडविथ एप्लीकेशंस है. सो वो हमें रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. सो ये सारी एप्लीकेशंस रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज यूज़ करती है. और ये जो दो एप्लीकेशंस है लास्ट में, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड इंटरनेट टेलीफोनी, आर लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशंस. वो TCP और UDP यूज़ करती है और वो UDP भी यूज़ करती है, विच इज़ नॉट रिलायबल और रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज. Now let's see about the web and HTTP. So first we will see about web. So let's discuss first the web. Before 90s, the internet was only used by researchers, academics and by university students to log into remote host, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए और न्यूज़ सेंड करने के लिए और ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए वो इंटरनेट का यूज़ करते थे. बट वो इंटरनली यूज़ करते थे इंटरनेट का, जैसे कि कोई रिसर्च सेंटर के अंदर या फिर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर वो यूज़ करते थे. इट इज़ नॉट नोइंग बाय आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड. सो इन 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने एक नई एप्लीकेशन डिस्कवर की जो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. So the actual definition of World Wide Web is, it is an information where documents and other web resources are identified by the URL, Uniform Resource Locator. Means जब आप www.google.com एड्रेस बार के अंदर एंटर करते हैं ब्राउज़र के अंदर, सो वो है URL, Uniform Resource Locator, which is interlinked by hypertext links and can be accessed via the internet. So ये बहुत फेमस हुआ बिकॉज यूज़र कैन गेट व्हाट दे वांट ऑन डिमांड सर्विसेज. इट इज़ ऑन डिमांड अवेलेबल फॉर द यूज़र्स व्हाट दे वांट एंड व्हेन दे वांट. सो पहले लोग टीवी एंड रेडियो यूज़ करते थे, उसमें सब ब्रॉडकास्ट होता था एक पर्टिकुलर टाइम पे. टीवी में टाइम पे जो भी शो या न्यूज़ आते थे हम उसी टाइम पे वो देख सकते हैं. सो इंटरनेट के आने के बाद यूज़र कैन एक्सेस एनीथिंग एट एनी टाइम, और वो कोई भी कंटेंट दे सकता है लाइक ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, इमेजेस, ईमेल्स, न्यूज़ एट्सेट्रा. सो इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑन डिमांड. वी कैन नेविगेट दिस कंटेंट थ्रू द वेबसाइट्स. हम वेबसाइट के थ्रू ये सब कंटेंट सर्च कर सकते हैं. So now what is the website? So website is a collection of web pages and web page contains a object. So अब object क्या है? तो object is HTML फाइल, JPG इमेज, जावा एप्लेट और ऑडियो फाइल, ये सभी फाइल्स मिलके एक वेब पेज बनाती है. ठीक है. सो वेब पेज कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ बेस HTML फाइल विच इंक्लूड्स several referenced objects like JPG file, HTML file, audio files वगैरह. So each object is addressed by a URL, Uniform Resource Locator. It contains two types. First is host name and second one is path name. For example, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक URL है कोई यूनिवर्सिटी का, www.sumschool.edu. तो ये क्या है, www.sumschool.edu इज़ अ सर्वर नेम और होस्ट नेम एंड सम डिपार्टमेंट एंड पर्टिकुलर GIF वो ऑब्जेक्ट है. ये sumdip/pic.gif वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है.
सो ये जो पहला पार्ट है URL का वो है होस्ट नेम, और जो ये सेकंड पार्ट है URL का वो है पाथ नेम. So now let's see about HTTP protocol, Hypertext Transfer Protocol. So HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, वो दो प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट होता है. फर्स्ट प्रोग्राम इज क्लाइंट प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज सर्वर प्रोग्राम. क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता था कि क्लाइंट सर्वर को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ रिक्वेस्ट सेंड करता है. ठीक है, एंड सर्वर प्रोसेस करके वो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई करता है क्लाइंट को. सो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि होस्ट जो है, जो कि है क्लाइंट, जो ये होस्ट है. ठीक है, तो ये है जो क्लाइंट को वेब एड्रेस के थ्रू कोई पेज रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को. तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करता है जो क्लाइंट साइड से मिली है, और वापस से डिलीवर करता है, और वो पेज रिटर्न करता है क्लाइंट को. So they are exchanging HTTP messages to each others. Now this HTTP protocol defines the structure of the HTTP messages, means पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है HTTP मैसेज सेंड करने का और रिसीव करने का. सो ये जो पेज रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड करता है उसे कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है, और जो पेज रिटर्न होता है रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस होने के बाद सर्वर साइड से, उसे कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स. So now let's take an example. If a client like web browser like Firefox browser वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल. सो सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को वो रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करने के बाद रिप्लाई करता है. सो इस एग्जांपल में हम या तो एक कंप्यूटर ले रहे हैं जिसमें फायरफॉक्स ब्राउज़र है, और एक अदर ऑप्शन है कि हम एक फ़ोन ले रहे हैं, यहाँ पे आईफोन या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं. सो यहाँ पे आईफोन में सफारी ब्राउज़र है, और सर्वर है जो वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर, जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है क्लाइंट साइड से और प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट पे और रिप्लाई करता है क्लाइंट को. सो दैट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर client. In this figure we can see that client sent HTTP request to the server processed it and replied that objects of request in the term of HTTP request to the client machine, right? So similarly by iPhone client send a HTTP request to the server process it and reply object in the form of HTTP response to the client. Now this connection in the form of a request and response, it is known as a TCP connection. So we can say that a client initiates TCP connection to the server using port 80. हमें पता है कि सॉकेट क्या है. सो क्लाइंट जब भी मैसेज सेंड करता है यूजिंग सॉकेट और थ्रू अ सॉकेट यूजिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द सर्वर प्रोसेस, और सर्वर प्रोसेस वो मैसेज रिसीव करता है थ्रू द सर्वर सॉकेट. सो सर्वर ये जो TCP कनेक्शन है वो क्लाइंट के साइड से एक्सेप्ट करता है. सो ये जो HTTP मैसेज है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मैसेजेस. वो HTTP क्लाइंट है जो कि है ब्राउज़र, एंड HTTP सर्वर है जो है वेब सर्वर, उसके बीच एक्सचेंज होते हैं. इन HTTP इट इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, बिकॉज सर्वर जो है वो पास्ट में क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को मिली होती है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है. सो इट इज़ नॉन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ सर्वर को, कोई भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ सर्वर को, तो सर्वर मेरी वेब पेज की रिक्वेस्ट पर प्रोसेस करेगा और मुझे वो वेब पेज सर्च करके रिप्लाई करेगा, वो मुझे वेब पेज देगा. ठीक है, सो थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से वही वेब पेज चाहिए, तो मैं फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करूँगी. ठीक है, उस वेब पेज के लिए. तो सर्वर क्या करेगा,
उसको पता नहीं होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही वो वेब पेज सर्च किया है, वो क्या करेगा, फिर से वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और फिर से वो मुझे वेब पेज सर्च करके रिटर्न करेगा, ठीक है, और वो फिर से प्रोसेस करेगा और मुझे वो वेब पेज रिटर्न करेगा। थैंक यू।